सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। वालों से कह दो चिनगारी का खेल बुरा होता है। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिनगारी का खेल बुरा होता है। औरों के घर आग लगाने का जो सपना वह अपने ही घर में सदा खड़ा होता है। तीखे सवाल करने वालों को भी अपने हास्य बोध से लाजवाब कर देने वाला हाजिर जवाब। मैं दिल्ली से चुनाव लड़ता तो शायद अमिताभ बच्चन मेरे खिलाफ खड़े हो। चुनाव के पहले पत्रकारों ने मुझसे पूछा था कि अगर अमिताभ बच्चन आपके खिलाफ चुनाव लड़ते हैं तो आप क्या करेंगे। मैंने कहा मुझे रेखा से प्रार्थना करनी पड़ेगी कि वो हमारी तरफ से लड़े। लेकिन अटल जी सिर्फ हाजिर जवाब, प्रखर वक्ता और कलम के सिपाही ही नहीं थे। वो ऐसे राजनेता भी थे जो भारत की आत्मा को समझते थे। राष्ट्रवादी थे लेकिन मानवतावादी भी थे। हिंदूवादी थे लेकिन सबको साथ लेकर चलने की समझ भी रखते थे, जिन्हें कुछ लोग सेक्युलरवाद का नाम भी देते हैं। 10th क्लास में मैं था जब मैंने वो कविता लिखी। बच्चन जी भी ग्वालियर आते थे। मधुबाला के अलावा उनकी रचनाएं और मिट्टी का तन मस्ती का मन क्षण भर जीवन मेरा परिचय, ये जो प्याले वाली कविता है, इसी को मैंने सुन के उस समय लिखी थी क्योंकि मैं आरएसएस से जुड़ा था। हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। अब सानी जी कहेंगे कहाँ देखो मधुबाला और कहाँ ये अपनी सांप्रदायिकता भड़का रहे हैं, मगर मैं चाहूंगा कि आप लोग उस कविता को पढ़ें अगर समय मिले। और उसमें जो हिंदू का रूप है वो सेक्युलर हिंदू का रूप है, संप्रदायवादी हिंदू का रूप नहीं। एक हिंदू के जिस स्वरूप को अटल जी ने साकार किया, उसे उनके जीवन के कई रंगों ने मिलकर आकार दिया। अटल जी का जन्म ग्वालियर में 25 दिसंबर 1924 को हुआ। कविता से उनका पहला परिचय अपने घर आंगन में अपने कवि पिता के सानिध्य में हुआ। फिर ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज और कानपुर के डीएवी कॉलेज से तालीम मिली, जिसके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की दीक्षा, पत्रकारिता की शिक्षा और एक नेता का संघर्ष। इन सब ने मिलकर भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी की शख्सियत का निर्माण किया। एक पुराने इंटरव्यू में उनकी बहन विमला मिश्रा ने बताया कि अटल जी की शख्सियत को संवारने में उनके पिता के अनुशासन का भी बड़ा किरदार रहा। हमारे पिताजी तो बहुत अनुशासन थे। अनुशासन में वो सबको डांटते थे, अटल को भी डांटते थे। आरएसएस में जाते थे तो हमारे पिताजी सर्विस में थे, सरकारी में, तो कहते थे कि हमको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, इस लड़के को रोको। हमारी माँ से कहते थे इस लड़के को रोको, तो माँ कहती थी हम क्या करें, कोई लड़की थोड़ी है तो उसे चूड़ी पहना के घर में बिठा लें। तो ये क्या करते थे, डर के मारे के पड़ोस में कूद जाते थे और फिर हमसे कहते थे खाकी नेकर हमारा फेंक दो, तो हम इनका खाकी नेकर फेंक देती थी बगल के मकान में से, जो पहन के चले जाते थे। अटल जी सदा संगठन, पार्टी और राष्ट्र के अनुशासित सिपाही बनकर रहे, लेकिन अपनी सोच को लेकर भी हमेशा आजाद रहे। अपने उसूलों पर अटल रहने वाले अटल जी ने कई बार लीक तोड़ी,
नई रीत बनाई जो आरएसएस और बीजेपी में रहते हुए शायद उन्हीं के लिए संभव था। आम जनता उनको राजनेता के रूप में जानती है, लेकिन व्यक्ति के रूप में जो उनके साथ रहे वे ही जानते हैं। हाँ, कवि तो हैं ही, और इसीलिए वो किसी राजनीतिक चौखट के अंदर उनको बांधना, ये उनकी प्रकृति के विरुद्ध है। किसी राजनीति की चौखट में ना बंधने की वजह से ही वो राजनीति की हर धारा का संगम उस राजनीति से करा सके जिस पर उनकी शख्सियत की छाप थी। अटल जी ऐसी आम सहमति का निर्माण कर पाते थे। ये बात तब भी दिखी जब उनके नेतृत्व में देश ने वो फैसला किया जिसके बहुत दूरगामी परिणाम थे। मौत से मनुष्य की हमेशा ठनती है, मौत से ठन गई। जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था। रास्ता रोककर खड़ी हो गई, ये लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत जिंदगी से बड़ी कैसे हो सकती है? 11 मई 1998 दोपहर 3:55, 7 रेस कोर्स रोड, प्रधानमंत्री आवास। ड्राइंग रूम में रखे फोन की घंटी बजती है। वाजपेयी जी के चीफ सेक्रेटरी ब्रजेश मिश्रा फोन उठाते हैं, जिन्हें वैज्ञानिक काम फतेह होने का संदेश देते हैं। पास के एक कमरे में मौजूद तत्कालीन पीएम अटल बिहारी वाजपेयी, तत्कालीन गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी, रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस, वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा और योजना आयोग के उपाध्यक्ष जसवंत सिंह इसी संदेश का इंतजार कर रहे थे। संदेश मिलते ही वाजपेयी जी ने भावुक हो चुके आडवाणी की तरफ देखा और फिर फोन पर वैज्ञानिकों को बधाई देने के लिए बढ़ गए। फोन की घंटी बजने से ठीक 10 मिनट पहले दिल्ली से करीब 721 किलोमीटर दूर राजस्थान के पोखरण रेंज में 3 धमाके हुए। रेगिस्तान के करीब 100 फीट नीचे जमीन थर्रा रही थी। ये धमाके भारत के भूमिगत परमाणु परीक्षणों के थे, जिससे दुनिया में शक्ति का संतुलन बदलने वाला था। India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. भारत परमाणु शक्ति बन चुका था। अमेरिका के लिए ये एक बड़ा झटका था। सीटीबीटी यानी परमाणु अप्रसार संधि के उल्लंघन का आरोप लगाकर अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने भारत पर कई प्रतिबंध लगा दिए। अमेरिका भारत को दूसरे देशों से अलग थलग करना चाहता था, लेकिन ये वाजपेयी ही थे जिन पर अमेरिकी धौंसबाजी का जरा भी असर नहीं पड़ा। अमेरिकी प्रतिबंधों का जवाब 2 दिन में दे दिया गया। 13 मई 1998 पोखरण रेंज, 2 परमाणु परीक्षण। एक बार फिर पोखरण का रेगिस्तान थर्रा रहा। अटल बिहारी वाजपेयी की मजबूत इच्छा शक्ति से अमेरिका भी हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अटल जी ने इतना बड़ा कदम उठाया कैसे, लेकिन अटल जी के लिए राष्ट्र धर्म सबसे ऊपर था। और उनकी इस सोच में उस वक्त का विपक्ष भी उनके साथ था। दुनिया भर के पत्रकार उस वक्त दिल्ली में थे। वो देश के भीतर से इन परीक्षणों के खिलाफ विरोध की आवाज खोज रहे थे। कोई नेता मिले जो वाजपेयी सरकार के परमाणु परीक्षणों का विरोध करे, लेकिन विपक्ष का दिल जीत चुके वाजपेयी के खिलाफ एक भी बयान नहीं आया। दरअसल अटल बिहारी वाजपेयी जानते थे कि एक लोकतंत्र में आम सहमति के निर्माण की कीमत क्या होती है। हमारा परमाणु शस्त्र आक्रमण के लिए नहीं है, रक्षण के लिए है, आत्मरक्षण के लिए है। लेकिन आत्मरक्षण इतना मजबूत है कि अब किसी के हमारे ऊपर आक्रमण करने की हिम्मत नहीं होगी, साहस नहीं होगा। सच तो ये है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने न्यूक्लियर टेस्ट करने का मन 2 साल पहले ही बना लिया था। सियासी गलियारों में ये किस्सा मशहूर है कि जब 1996 में वाजपेयी शपथ ले रहे थे, तब पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने उन्हें एक पर्ची पकड़ाई थी। उस समय वो उस जो चिट पकड़ाई गई थी उस पर अटल जी ने कार्रवाई की और उस चिट में लिखा था
कि जो काम अधूरा काम मैं नहीं कर पाया उसे आप पूरा करिए, और वो था परमाणु परीक्षण, जो अटल जी ने तुरंत 1998 में प्रधानमंत्री बनते ही किया। देखिए ये सब जाहिर है कि नरसिम्हा राव जी के समय बहुत प्रयास किया गया था कि भारत परमाणु परीक्षण करे, लेकिन अमेरिका के दबाव में ये परीक्षण नरसिम्हा राव सरकार नहीं कर पाई। लिहाजा 1998 में जब अटल जी की सरकार आई तब उन्होंने परमाणु परीक्षण करने की फुल प्रूफ योजना पर काम शुरू कर दिया। हालांकि इसका खाका तभी तैयार हो गया था जब अटल जी की 13 दिन की सरकार आई थी। 2 साल बाद दोबारा अटल जी की सरकार आई। इसके 1 दिन बाद ही अटल जी ने परमाणु ऊर्जा आयोग यानी DEA के अध्यक्ष R चिदम्बरम को बुलाया। मीडिया को इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया गया, जबकि इसकी असली वजह 2 महीने बाद पोखरण में परमाणु परीक्षण की संभावना तलाशना था। इसके बाद 3 महान वैज्ञानिकों APJ अब्दुल कलाम, R चिदम्बरम और अनिल काकोडकर को ऑपरेशन शक्ति के नाम से परमाणु परीक्षण करने का मिशन सौंप दिया गया। पॉलिसी मेकिंग लेवल पे भी कम लोगों को जानकारी थी और इम्प्लीमेंटेशन लेवल पर भी बहुत कम लोगों को जानकारी थी, और हर एक काम नीड टू नो बेसिस पे हुआ कि आपको जितनी जानकारी आपका काम करने के लिए होनी चाहिए उतनी ही जानकारी दी गई, और पूरी जानकारी बहुत ही कम लोगों को थी। अमेरिकी सैटेलाइट्स को चकमा देकर एक तरफ सफल परीक्षण किया गया तो दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में दबाव और प्रतिबंधों की राजनीति को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। अटल जी के मजबूत इरादों से धीरे धीरे अमेरिका नरम पड़ गया। हालांकि इसके पीछे था अटल जी का एक और मास्टर स्ट्रोक। ये मास्टर स्ट्रोक था दुनिया को अमन का पैगाम देने वाली दिल्ली लाहौर बस सेवा की शुरुआत। इसकी जमीन तैयार हुई थी सितंबर 1998 में UN की बैठक के वक्त, जब अटल जी और पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की मुलाकात हुई थी। परमाणु परीक्षण के बाद दोनों देशों के रिश्तों पर जो बर्फ पड़ी थी, उसे अटल जी की पहल पर हुई इस मुलाकात ने पिघलाना शुरू कर दिया था। उसी वक्त अटल जी ने लाहौर तक बस सेवा शुरू करने का वादा किया था। केवल पाकिस्तान की एक समस्या थी और उसके साथ भी संबंध बनाना, अच्छे संबंध बनाने की पहल करना, इसकी अपेक्षा भी दुनिया भारत से ही करती थी। सब बड़े देश ये कहते थे कि भाई आप शांति के लिए आप पहल करिए, आप बड़े देश। तो उस संदर्भ में अटल जी ने वो पहल की थी और वो दिल से मानते थे कि भारत और पाकिस्तान के संबंध सुधरने चाहिए। अटल जी ने बस सेवा शुरू करने की हामी भर दी थी, लेकिन इतनी बड़ी पहल के लिए विपक्ष को साथ लाना जरूरी था। वाजपेयी ने एक बार फिर आम सहमति का निर्माण करने की अपनी जादूगरी का मंत्र फूका। विपक्ष के साथ एक सर्वदलीय बैठक की गई, जिसमें बस सेवा के समर्थन में एक प्रस्ताव पास किया गया। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, एक विश्वास बढ़ाने के जो मेजर्स जो होते हैं जो देशों में, वो न्यूक्लियर को टच नहीं करते थे। पर लाहौर में पहली दफा जो एग्रीमेंट साइन किया गया, उसमें न्यूक्लियर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के ऊपर एक एग्रीमेंट साइन हुआ। तो ये सबसे बड़ी बात थी कि ये इनिशिएटिव था और ये दुनिया को एक तरह से ये संदेश था कि देखिए भारत अपनी जिम्मेवारी भली भांति समझता है। 21 फरवरी 1999 इतिहास में ये तारीख अमर हो गई। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के झंडे वाली बस को अटल जी ने झंडा दिखाया और फिर खुद वो बस के प्रथम यात्री बने और लाहौर तक उस बस को ले जाकर दोनों देशों के रिश्ते को गर्मजोशी से भर दिया। इस बस में सद्भावना का संदेश लेकर गई भारत की 21 नामचीन हस्तियां थीं। मैं अमन और दोस्ती का पैगाम लेकर जा रहा हूं। हिंदुस्तान की लगभग 100 करोड़ जनता ये चाहती है कि पड़ोसी पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध सुधरें, एक दूसरे देश में व्यापार बढ़े, आना जाना आसान हो,
कुछ पंजाब की भी समस्याएं हैं जिन्हें मैं पाकिस्तान में उठाऊंगा। बस ने जब वाघा बॉर्डर पार किया तो अटल जी की आगवानी के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ खुद मौजूद थे। पाकिस्तान में अटल जी की लोकप्रियता इस स्तर पर पहुंच गई कि खुद नवाज शरीफ ने कहा था कि अब तो वाजपेयी जी पाकिस्तान में भी चुनाव जीत सकते हैं। इस लोकप्रियता को लाहौर के गवर्नर हाउस में दिए गए अटल जी के भाषण ने और मजबूत किया, जिसे उन्होंने बिना पढ़े दिया था। कि लाहौर के गवर्नर हाउस में जो अटल जी ने भाषण दिया था और जिसको पाकिस्तान में लाइव टेलीकास्ट किया गया था, और उसमें उन्होंने अपने दिल से पाकिस्तान की सीधी जनता के साथ संवाद करते हुए कहा था कि हम कब तक लड़ते रहेंगे, कब तक ये हम एक दूसरे के खून बहाते रहेंगे। आइए हम दोस्ती करें, मिलकर चलें और अपने और दोनों देशों में, बल्कि पूरे ही दक्षिण एशिया में जो हमारी समस्याएं हैं, गरीबी, भुखमरी, इन सब की समस्या से जूझते हुए आइए हम मिलकर चलें और दोस्ती करें। इस बस यात्रा ने दोनों देशों के लोगों को एक दूसरे के करीब आने का मौका दिया। परमाणु परीक्षण के बाद बने हालात को अटल जी की समझदारी भरी विदेश नीति ने एक झटके में बदल दिया। भारत एक साथ न्यूक्लियर पावर भी बन गया और शांति का दूत भी। लेकिन ये शांति हर किसी को रास नहीं आ रही थी। सच तो ये था कि पाकिस्तान ने लाहौर बस यात्रा की आड़ में हिंदुस्तान को धोखा देने की पूरी साजिश तैयार की हुई थी। इस साजिश को पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ अमली जामा पहनाने में जुटे थे। ये साजिश थी करगिल की ऊंची पहाड़ियों पर चोरी से कब्जे की। दरअसल सर्दियों में भारतीय सेना ऊंचाई वाले इलाकों की अपनी चौकियों को खाली कर देती थी। दोनों सेनाओं में एक तरह की समझदारी थी कि वो सर्दियों में खाली की गई एक दूसरे की चौकियों पर कब्जा नहीं करेंगी। लेकिन इस बार पाकिस्तान ने पीठ पर छुरा भोंक दिया। तकरीबन 2.5 महीने पहले अटल जी खुद लाहौर गए थे और वहाँ पर उन्होंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के साथ में एक एग्रीमेंट के ऊपर साइन किया था, और जिसमें ये भी था कि हम दोनों एक दूसरे के साथ में युद्ध नहीं करेंगे और ऐसे कोई हालात नहीं पैदा होने देंगे। तो जब कारगिल के युद्ध शुरू हुआ तो भारतवर्ष में सब लोग सरप्राइज़ हो गए, और मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा सरप्राइज़ अटल जी को खुद हुआ कि ये कैसे हो गया। अटल जी की ये हैरानगी ज्यादा वक्त तक नहीं रही। पाकिस्तान को फौरन मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी कर ली गई। अटल जी ने करगिल से पाकिस्तान को खदेड़ने के लिए हुंकार भरी, जिसे आज हम सब ऑपरेशन विजय के नाम से जानते हैं। जब हमको पूरा इंटेलिजेंस ये मिल गया कि ये लोग पाकिस्तानी टेररिस्ट नहीं हैं बल्कि पाकिस्तान आर्मी के ही लोग हैं, तब हम लोगों में फिर दोबारा विचार हुआ और मैंने कि हमको पूरा युद्ध करना पड़ेगा इनको यहाँ से हटाने के लिए। चंद महीने पहले ही दुनिया ने अटल जी का शांति दूत वाला चेहरा देखा था। अब बारी उनके रौद्र रूप की थी। अठारह 18,000 फीट की ऊंचाई पर भारतीय सेना ने जबरदस्त युद्ध किया। भारतीय सेना का हौसला बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उस वक्त करगिल का दौरा किया, जब पाकिस्तान की सेना गोले बरसा रही थी। 13 जून में जब हम लोग कारगिल में थे तो उस वक़्त पाकिस्तानियों ने कारगिल के शहर के ऊपर काफ़ी शेलिंग की, और जितने भी लोग बाहर दूसरे थे हमारे साथ में वो थोड़ा घबरा भी गए थे। लेकिन मैं और अटल जी बात करते रहे और अटल जी ने कोई ऐसी बिल्कुल घबराहट का कोई साइन नहीं दिया मुझे। इस बीच पाकिस्तान में तख्ता पलट हो गया। दूसरी तरफ 2 महीने की जंग के बाद पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। पाकिस्तान को अपनी हरकतों के लिए दुनिया भर में शर्म का सामना करना पड़ा।
हालांकि करगिल जंग के कुछ साल बाद अटल जी ने पाकिस्तान के सैनिक तानाशाह जनरल परवेज मुशर्रफ के साथ भी शांति स्थापित करने का प्रयास किया। 2001 में आगरा शिखर सम्मेलन हुआ। हालांकि इस सम्मेलन में कोई समझौता नहीं हुआ, लेकिन करगिल जंग के बाद बने हालात को सामान्य करने में इसका बड़ा किरदार रहा। हालांकि 2004 के चुनाव में बीजेपी हार गई। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि अटल जी का प्रधानमंत्रित्व काल बड़े फैसलों का गवाह रहा, शांति और युद्ध का गवाह रहा, आर्थिक तरक्की का गवाह रहा। 16 अगस्त 2018 को लंबी बीमारी के बाद अटल जी का निधन हो गया, लेकिन अटल भारतवासियों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे।